नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक की कार्रवाई हुई। बैंक के ऊपर ग्राहकों के लिए रोक लगा दी गई कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, जमा नहीं कर सकते। तो इस तरह की घटना के बाद ग्राहकों को क्या सीख लेनी चाहिए? जी हाँ, इसी पर बात करेंगे कि हम हर साल 2 साल बाद कोई ना कोई इस प्रकार के बैंक के बारे में हम सुनते रहते हैं कि बैंक की गतिविधियां ठीक नहीं चल रही थी, बैंक की वर्किंग ठीक नहीं थी, रिजर्व बैंक ने बैंक के ऊपर रोक लगा दी, 6 महीने तक मॉनिटरिंग रहा, ग्राहकों का पैसा जो है वो फंस गया, ग्राहक मुश्किल में आ गए, वो अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे, वो अपने चिकित्सा के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए वो नहीं निकाल पा रहे और वो एक पैनिक जो है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्या हम इस प्रकार की कार्यवाही से बच सकते हैं? जी हाँ, इसी पे हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो एक व्यक्ति एक बैंक खाता ही होना चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए हर व्यक्ति को अपने 2 खाते कम से कम रखने चाहिए। एक मेन अकाउंट जिसमें ज़्यादा पैसा हो, जिसमें चाहे सैलरी आती हो या ट्रांजैक्शंस करता हो, वो किसी बड़े सरकारी बैंक में रखना चाहिए ताकि वहाँ पर इस प्रकार की कोई जो स्थिति है वो पैदा नहीं होती। आप कुछ रोज़मर्रा के खर्चे हों, छोटा पैसा हो, ऑनलाइन आपको बैंकिंग करनी है, तो आप अपने घर के पास में किसी छोटे बैंक में भी वो खाता रख सकते हैं। लेकिन पैसा जो है वो उसका डिवीज़न होना चाहिए कि भाई एक ही जगह पर एक ही खाते में आप सारा पैसा, एफडी सब उसी में मत लगा दें। तो अगर ऐसी कभी स्थिति आती है तो आप उस बैंक की ट्रांजैक्शन बंद हो जाने के बाद आप कम से कम अपना जो बाकी पैसा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं और निश्चिंत होकर सो सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि कोई बैंक जो है डूब गया हो और ग्राहकों का पैसा डूबा हो और सरकार ने सरकार, रिजर्व बैंक इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन करती है। और यहाँ पर भी रिजर्व बैंक ने तुरंत एक्शन किया है, जिसके कारण से जो स्थिति है वो सामने आ रही है और ग्राहकों को एक दोबारा से बैंकिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतना है कि एक दूसरा खाता भी हम रखें और एक मेन अकाउंट जो है कहीं और रखें, और जो नेट बैंकिंग है या अपने ऑनलाइन बैंकिंग है उसके लिए एक छोटे अमाउंट वाला खाता रखें, उतना ही, क्योंकि उससे आप साइबर फ्रॉड से भी बच सकते हैं। और जो दूसरा खाता है, जो मेन आपका पैसा है, उसमें ना ऑनलाइन बैंकिंग करें और ना ही नेट बैंकिंग वगैरह, और उसमें सिर्फ फिजिकल आप उसमें ट्रांजैक्शन करें। आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आप साइबर अटैक से भी बचे रहेंगे। दूसरी एक स्थिति और आती है और वो आजकल आ रही है। आए दिन जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जब वो एक किसी का पैसा निकालते हैं खाते से, तो या तो उन्होंने कुछ किराए पे अकाउंट लिए होते हैं या कुछ अकाउंट खोलते हैं या कुछ पैसा जो है दूसरे के खाते में भेज देते हैं। यानी साइबर फ्रॉड हुआ, उसने कुछ पैसा निकाला, उसने 2-3 लोगों के खाते में पैसा डाल दिया और बाद में कहा कि गलती से ये जो पैसा है आपके अकाउंट में आ गया है, पैसा जो है मेरे को इस अकाउंट में वापस कर दो। और उसके बाद जब कंप्लेंट होती है जिसके साथ ये घटना हुई है, साइबर क्राइम के लोग उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कई खातों में जो है वो इस प्रकार से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनके अंदर इस प्रकार से चेन बनी है।
तो बैंकों को कहकर उन सभी खातों को सीज कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि आपका 10 लाख रुपया खाते में पड़ा है और अगर एक 5,000, 2,000, 10,000 की एंट्री साइबर फ्रॉड वाले ने आपके खाते में कर दी तो आपका 10 लाख ही सीज हो गया, और जब तक वो मामला खत्म नहीं होता आपका अकाउंट सीज रहता है। तो इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए भी और इस प्रकार से स्थिति से उत्पन्न परेशानी से बचने के लिए भी आप एक दूसरा खाता जो है खोल सकते हैं और उसी के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट्स आप करें, और मेन खाते को आप फिजिकल खाते के रूप में ही दूसरे बैंक में रखें। तो मुझे लगता है कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, आपका इमरजेंसी में आप जो है आसानी से अपने पैसा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और कहीं एक खाता आपका सीज हो गया तो आप अपने दूसरे खाते के द्वारा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, पैसा लेना देना सब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा सुझाव और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारी और भी जानकारियां बैंकिंग के संबंधित आप तक मैं पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।